हाँ वो 2 ही दे, कोई नहीं दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किशन जी एक चाय पिलाइएगा ना। Find final temperature and mixture composition. Find final temperature and mixture composition. देखिए सोचने का तरीका क्या है कि अगर आइस और वाटर होगा तो हम लोग मान के चलते हैं कि फाइनली क्या बन रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बन रहा है। उसके बाद देखेंगे कि नेट हीट कितना हो रहा है। अगर स्टीम आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि नेट आपका बन रहा होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। स्टीम के साथ चाहे वाटर हो या आइस हो, हम लोग यही मान के चलते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है बस।
7.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा, वाटर का टोटल टेम्परेचर 7.5 डिग्री मिक्सचर का, पक्का। चलिए देखिए, वही तरीका है। हम लोगों ने सबसे पहले 100 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे ले गए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m कितना है 100, s कितना है 1/2, डेल्टा t कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 किलो कैलोरी। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, m इंटू एल। m की वैल्यू कितनी है 100 और l की वैल्यू कितनी है 80, 8 किलो कैलोरी। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से क्या बन गया, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 100, s की वैल्यू 1, डेल्टा t की वैल्यू 100, तो ये कितना आ जाएगा 10 किलो कैलोरी। तो नेट कितनी हीट इसको रिक्वायर्ड हुई, 18 तो 20.5 किलो कैलोरी, इतनी हीट चाहिए आइस को। अब मैं यहाँ पे देखूं ये हीट कितनी हीट देगा, ये सबसे पहले कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, तो n s डेल्टा t ये कितना आ रहा है 1 किलो कैलोरी। उसके बाद ये कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो m इंटू एल, तो ये कितना हो जाएगा 54 किलो कैलोरी, तो नेट कितना आ गया 55 किलो कैलोरी। तो देखिए यहाँ पे मेरे को इसको रिक्वायरमेंट है 20.5 की, इसने कितना दिया 55, ठीक, तो ये ज्यादा है ना। टेम्परेचर डिफरेंस देखा जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमारा लॉस हो रहा है ना, हीट लॉस, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हैं। हमने ये देखा जाता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दोनों में, वो हीट कितना ले रहा है, ये हीट दे रहा है। अगर वैसे करेंगे तो आ जाएगा कि वो नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा वो हीट दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग वैसे याद नहीं कर रहे, सिंपल टेम्परेचर डिफरेंस लिख रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं फाइनली देखूं कौन सा हीट ज्यादा है, ये वाला, ये दे रहा था ना, मतलब कि इतना हीट तो वो देगा ही देगा, ठीक। तो फाइनली मिक्सचर में मेरे पास क्या बना है, फाइनली मिक्सचर है आपका 200 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यही है ना। लेकिन अभी मेरे पास एक्स्ट्रा हीट कितनी है 55 माइनस 20.5, ये एक्स्ट्रा हीट है मेरे पास, ठीक। तो ये कितना आ गया, ये एक्स्ट्रा हीट है। अगर मैं इसको एक्स्ट्रा हीट इतनी दूंगा, ये तो दे रहा है ना, इतना तो देगा ही देगा वो, ठीक है। अगर इतनी हीट वो दे रहा है, इसका मतलब वाटर में कुछ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में। तो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कितना स्टीम में कन्वर्ट होगा। आपने मान लिया m ग्राम आपका स्टीम में कन्वर्ट हो गया, मास ऑफ स्टीम, लेटेंट हीट कितना है 540, इसको कौन हीट दे रहा है 29.5 थाउजेंड, ठीक है। यहाँ से मास ऑफ स्टीम आ जाएगा कि कितना स्टीम रहेगा, तो फाइनली मिक्सचर में क्या रहेगा, स्टीम प्लस वाटर। आया समझ में, गायत्री आया, नहीं सर ये आया, 29.5 कैसे आया, ये 55 माइनस 20.5, इसने इतना दिया, लेकिन इसने कितना यूटिलाइज किया
20.5, तो कितना बच गया? ठीक है, तो 34.5 होना चाहिए था। ये कैलकुलेशन तुषार ने बताया है। मैं भी देखूं कैसे आता है। 55 में से 20 माइनस करेंगे तो सब क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कोई देखेगा तो बोलेगा कि कैलकुलेशन भी नहीं आ रही। यहां से मास ऑफ स्टीम आ जाएगा कि कितना स्टीम रहेगा, और वाटर कितना रहेगा, 200 माइनस मास ऑफ स्टीम, और फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने कहा कि इतनी हीट है ना मेरे पास, ये हीट मैं किसको दे रहा हूं, इस वाटर को, तो कितना मास कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, तो m इंटू एल इज इक्वल टू इतना हीट, तो यहां से मास ऑफ स्टीम आ जाएगा कि कितना स्टीम है। हाँ हाँ हाँ, क्लियर है, कैसे आ रहा था आपका? ठीक है, 120 डिग्री पे वाटर हो सकता है, अगर गलती से ले भी लिया तो। वो तो 100 ही रहेगा। क्योंकि वाटर स्टीम दोनों कब हो सकते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड मिक्सचर कंपोजिशन। जब स्टीम, वाटर और आइस तीनों हो, तो सोचने का तरीका क्या है, इसको भी कहां तक लेके जाइए, 50 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, और इसको भी कहां तक लेकर आइए, 50 डिग्री सेल्सियस वाटर तक। उसके बाद देखिए कौन सा हीट ज्यादा है, क्योंकि मिक्सर में फाइनली क्या बचेगा, सिर्फ पानी। 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर ये वाला हीट ज्यादा होगा तो इतना हीट देना पड़ेगा, ये वाला हीट ज्यादा होगा तो इतना हीट निकालना पड़ेगा, बस। तो सर कैलकुलेशन सही कीजिएगा, कई बार आपसे नहीं पूछूंगा कितना आता है।
देखिए सबसे पहले किस में आएगा 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे, फिर ये आएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, फिर ये आएगा 50 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। यहाँ पे क्या होगा एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी 50, तो ये आ जाएगा 2.5 किलो कैलोरी। एम इंटू एल, एम एल की वैल्यू 8 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा एम एस ऑफ वाटर 1 डेल्टा टी 50 5 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे इसको यहाँ तक आने में कितनी हीट रिक्वायरमेंट है? हाँ कितना है? 15.5 किलो कैलोरी। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये सबसे पहले आएगा 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, उसके बाद 50 डिग्री सेल्सियस वाटर में। तो यहाँ पे एम एस डेल्टा टी 2.5 किलो कैलोरी, यहाँ पे एम इंटू एल, एम इंटू एल 54 किलो कैलोरी। एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी 5 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे कितनी टोटल हीट है? 61.5। 61.5। तो कौन सी हीट ज्यादा है? ये वाली, ठीक है। मतलब कि इतनी हीट बची हुई है जो यूटिलाइज करेगा ये, कितनी हीट बची हुई है? एग्जैक्ट 46। तो एक्स्ट्रा हीट मेरे पास बची हुई है 46 किलो कैलोरी, और मेरे पास क्या था? 300 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 200 ग्राम था। 200, 100 और 100, 400 ग्राम। फाइनली मैंने 50 डिग्री सेल्सियस वाटर ले आया 400 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं 400 ग्राम को इतना अगर हीट दूं, ये अगर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो कितना हीट चाहिए? एम एस डेल्टा टी 20 इसने यूटिलाइज कर लिया, कितना बचा? 26 अभी भी बचा हुआ है, अभी भी 26 किलो कैलोरी बचा हुआ है, ठीक है। यहां तक पहुंच चुका हूं मैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, 400 ग्राम। अभी भी ये इतना एक्स्ट्रा बचा हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हो सकता। पूरा कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो m की वैल्यू कितनी है? 400 इंटू एल की वैल्यू कितनी है? 540। मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा आता है 26 से, इसलिए पूरा कन्वर्ट नहीं होगा, थोड़ा सा कन्वर्ट होगा स्टीम में। तो कितना कन्वर्ट होगा? m इंटू स्टीम, एल की वैल्यू कितनी है? 540 इज इक्वल टू 26 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे मास ऑफ स्टीम आ जाएगा। तो फाइनल मिक्सचर में क्या होगा? वाटर होगा और स्टीम होगा, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री। क्लियर है? देखिए इस टाइप में आप बुक को अगर फॉलो करेंगे तो किसी किसी बुक में शॉर्ट ट्रिक भी दिया रहता है फाइनल कंपोजिशन निकालने का। शॉर्ट ट्रिक को प्लीज मत पढ़िएगा, वो नीट वालों के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इससे मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ कि इसमें गलती नहीं होगी। शॉर्ट ट्रिक में कई सारे जंक्शन होते हैं, कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन भूल गए तो फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर यहाँ तक? जैसे कि मान लीजिए
ये एक आइस है, ठीक है। इसकी एनालिसिस करना मेरे लिए आसान है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि आइस, वाटर, इन सब के बारे में सभी डेटा आपको पता रहता है, ठीक है। आइस की जगह कोई भी सॉलिड मटेरियल हो सकता था, आयरन भी हो सकता था। ये मेथड हर एक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए आइस पे कंटिन्यूएशन में हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं इसको किसी बर्नर के ऊपर रखता हूँ, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट है वो तो कांस्टेंट होगा ना। रेट ऑफ हीट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे रेट, हीट रेट, हीट रेट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट हीट रेट को मैंने मान लिया ई, ई जूल पर सेकेंड, ई जूल पर सेकेंड, या सिंपल पावर दिया हुआ कि कितने पावर से हीट जा रही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम की पावर भी होता है ना, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चन में जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि हीट रेट आपका कांस्टेंट है, मैंने कहा कि यहाँ पे आपने बर्नर के ऊपर रख दिया और यहाँ से कितनी हीट जा रही है, 20 जूल पर सेकंड 20 जूल ये सप्लाई कर रहा है हीट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या ड्रॉ करना है, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ। बहुत इजी है, सभी लोगों को आता होगा, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ, ऐसी डेटा ले लेता हूँ, मैंने कहा कि जो आपका आइस है वो -50 डिग्री सेल्सियस पे है। तो सबसे पहले आइस किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस में, ठीक। अगर मैं यहाँ पे Q1 के बारे में बात करूं, तो Q1 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। Q1 क्या होगा, मैंने कहा कि यहां से आइस को सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ देखिए, मैं क्या कह रहा था कि मैं किसी टाइम पे बात कर रहा हूँ, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कि ये जो आइस है जो कि -50 डिग्री सेल्सियस पे था, ये किसी T डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, अभी तक जीरो तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो किसी T डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, तो मैं क्या लिखूंगा, एम एस डेल्टा टी, क्या लिखूंगा, T-50, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है, प्लस माइनस से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस देख रहा हूं मैं। Q1, मैंने कहा कि इसको T डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, T1 टाइम लगा, या T टाइम लगा, T टाइम मान लेता हूं। तो E इज इक्वल टू क्या था, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी इंटू टाइम, यही होगा ना, जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में E एनर्जी जा रही है, तो T सेकेंड में कितनी एनर्जी जाएगी, E इंटू टी, यही होगा ना, ठीक। तो यहां पे अगर ध्यान से देखें, E क्या है, कांस्टेंट, हीट रेट कांस्टेंट है, मास ऑफ आइस कांस्टेंट होगा, 20 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, एस ऑफ आइस ये भी कांस्टेंट होगा, ठीक। तो अगर मैं यहां से देखूं, तो जो टेम्परेचर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है कि नहीं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, यही होता ही है, ठीक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में देखूं, जब आइस आपका -50 डिग्री सेल्सियस पे था,
तो -50 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये मैं इसको मान लेता हूँ, टेम्परेचर अभी कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस। तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ये लिनियर वेरिएशन होगा, ठीक है। और ये कहां तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक, है ना। फाइनली आइस तक पहुंच रहे हैं ना, 0 डिग्री सेल्सियस आइस तक। अब 0 डिग्री सेल्सियस आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि जैसे 0 डिग्री पे पहुंचे वो तुरंत वाटर में कन्वर्ट हो, उसको टाइम लगेगा ना, ठीक है। लेकिन जब ये इसमें कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। अभी क्या था, सिर्फ और सिर्फ आइस था। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे आइस प्लस वाटर दोनों है, कन्वर्ट हो रहा है, अभी कन्वर्जन रेट चल रहा है, ठीक है। आइस धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट हो रहा है। इस पोजीशन पे पूरा का पूरा आइस क्या हुआ, वाटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे इस पोजीशन पे पूरा पानी बन चुका है आइस, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे मैं Q2 लिखूं तो ये कितना होगा, MS डेल्टा टी। फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पे Q2 को क्या लिखूंगा, E इंटू टी, और इसको क्या लिखूंगा, MS डेल्टा टी को T-0। किस इंस्टेंट पे T डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। हाँ, तो यहाँ पे फिर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फिर से ये ग्राफ कैसे जाएगा आपका, लीनियरली इंक्रीज करेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। ये कहाँ पहुंच गया फाइनली, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में कन्वर्ट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में। अब जब ये स्टीम में कन्वर्ट हो तो तुरंत तो कन्वर्ट होगा नहीं, टाइम लेगा। लेकिन टेम्परेचर इस केस में क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आपने कहा कि ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम दोनों है। आपने कहा इस पोजीशन पे पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया स्टीम में। इसके बाद वही काम, फिर से अगर और हीट दे रहा हूं तो स्टीम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, लीनियर रिलेशन आया समझ में, ठीक है। इसको नोट कीजिए। रुद्र क्या पढ़ रहे हैं,
हो गया, नोट कर लिया? चलिए, अब मेरा क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग में भी कई बार पूछा गया है। मैंने कहा कि ये टाइम मान लीजिए T1 है, आइस को पूरा का पूरा वाटर कन्वर्ट होने में T1 टाइम लगा, और वाटर को पूरा स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए T2 टाइम लगा। तो मेरे से पूछा गया, पहला ऑप्शन दिया गया T1 इज इक्वल टू T2, T1 इज लेस देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2, और फोर्थ इनसफिशिएंट डेटा। उससे तो कोई मतलब है नहीं, तो इसी में बताइए क्या होना चाहिए, सोचिए बताइएगा। T2 less than T1। T2 लेस देन T1, क्यों? सर जो आइस और वाटर मतलब जब कन्वर्ट हो रहा है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, मतलब ज्यादा नहीं होगा नहीं तो नहीं कम नहीं टाइम नहीं नहीं लेगी। नहीं 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 नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। क्यों? देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? 80 80 कैलोरी पर ग्राम है ना, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है? 540, ठीक है। तो सिंपल ये सोचिए, लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? 1 ग्राम वाटर को 540 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट फ्रॉम वाटर इनटू स्टीम, ठीक। अब किसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, इसको या इसको? वाटर इनटू स्टीम, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा हीट चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि हीट रेट कांस्टेंट है। मैंने कहा कि मैं हमेशा कितना सप्लाई करूं, हर एक सेकंड में सप्लाई करूं 20 जूल, 20 जूल पर सेकंड। तो 80 कैलोरी देने में कितना टाइम चाहिए होगा? 4 सेकंड। मान लीजिए 80 जूल है ये। और 540 के लिए कितना चाहिए होगा? 540 डिवाइडेड बाई 20, 27 सेकंड, है ना। तो अगर यहाँ पे ज्यादा हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा, इसलिए यहाँ पे टाइम ज्यादा लेगा। आगे समझ में? तो T2 इज ग्रेटर देन T1। रीजन जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर एक अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करके बताएंगे। फॉर्म भर दिया आप लोगों ने? कब भरना है? मुहूर्त निकाला कुछ? अच्छा, पंडित जी बताएंगे। आप लोगों ने भर दिया फॉर्म? आज भरना है। अच्छा, गायत्री? नहीं, पहला अटेम्प्ट आज नहीं कर लेना दूंगी। है, चारों अटेम्प्ट लीजिए पहले कम से कम। आप ये सोच के चलिए कि फैब आपका फर्स्ट एंड लास्ट है, तभी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी। अगर आपके दिमाग में ये है कि 4 आएगा तो मैं मई वाला भरूंगा तब तक मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, नहीं। पहली प्रिपरेशन अच्छी है तभी दूसरी भी अच्छी होगी, तीसरी भी अच्छी होगी, चौथी भी अच्छी होगी। इसलिए फैब वाले को ही फर्स्ट एंड लास्ट मानिए, तभी आप लोग अपनी पूरी मेहनत कर पाएंगे अच्छे से। लिख लिया? अब दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है, ये एंगल θ3 है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन θ1, θ2, θ3।
वाह, बहुत अच्छे। सोचिए, गलत है। सब चीजें बोर्ड पे ही लिखेंगी, मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा काम। अब बोर्ड पे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, सोचिए कि बोर्ड पे ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी सोचिए। कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से लगाइए कॉन्सेप्ट। नहीं, देखिए, अगर मैं थीटा 1, थीटा 2, थीटा t की बात करूं, तो अगर मैं ग्राफ को ध्यान से देखूं, ये तो वो वाली कंडीशन है जब टेम्परेचर राइज हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, स्मॉल स्मॉल हीट इज इक्वल टू एम एस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी लिखते हैं ना। तो मैंने कहा कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, dt। ठीक, इसको अगर मैं टी dt से डिवाइड कर दूं, ये क्या है, हीट रेट, यही है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ये आपको क्या दिया हुआ है, E। मैंने क्वेश्चन में E दिया था ना, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं dt अपॉन dt, ये क्या है, स्लोप, क्योंकि टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया मैंने। तो dt अपॉन स्मॉल dt क्या देगा आपको, स्लोप। तो मैंने कहा कि dt अपॉन dt इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई m इंटू एस। E और m ये तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे स्लोप dt अपॉन dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, है ना। तो फर्स्ट वाले केस में देखें, थीटा वन मतलब कि टेन थीटा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या था, आई था, टेन थीटा 2
is inversely proportional to water. Tan theta 3 is inversely proportional to steam. S of steam and S of ice सेम होता है, जिसका मतलब थीटा 1 और थीटा 3 सेम है। S ऑफ वाटर की वैल्यू 1 होती है और इन दोनों की वैल्यू 0.5 होती है। अगर S की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। आगे समझिए। स्ट्रेट लाइन से उससे नहीं आएगा ना, क्योंकि तो रिलेशन पे है ना। आ गया? कैसे, क्या किया? पहले का tan थीटा हो गया है उसको, दूसरे में क्या है, फिर ये वाला ये उसका है ना, यहाँ से जीवन में तीसरे लाइन फिट हो गया, दोनों लाइन पुट कर दी। अच्छा, तो इससे पहले आ गया, मैं तीसरे में देगा, तीसरे निकाला, तीसरे में उसमें भी सेम होगा। लेकिन इस मेथड से कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पेसिफिक हीट के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, इसको भी नोट कर लिए, वो मेथड भी सही है आपका। हो गया? आपके पास दो मटेरियल हैं, एक ए है जिसका मास m है, एक बी है जिसका मास 2m है। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और दोनों को हीट दे रहे हैं। और दोनों क्या अभी सॉलिड है। ठीक है, कांस्टेंट हीट सप्लाई कर रहे हैं ए और बी को, और दोनों का इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। बोथ आर डिफरेंट मटेरियल। दोनों का मटेरियल क्या है? डिफरेंट है। ठीक, आपको ग्राफ दिया हुआ है, देखिए ग्राफ क्या है। टाइम और टेम्परेचर के बीच में। ये किसका ग्राफ है? ए बॉडी का। ये 50 डिग्री सेल्सियस,
फिर आपका 180 डिग्री सेल्सियस। एक दूसरी बॉडी है बी, जिसका ग्राफ दिया हुआ है। चलिए सॉल्व कीजिए। हाँ, पहला वाला फ्यूजन हो रहा है, दूसरे वाला आपका वेपराइजेशन हो रहा है। वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी आ रही है, दोनों में रिलेशन क्या है, एग्जैक्ट रिलेशन क्या आ रहा है एस और एस बी। हाँ, फाइंड रिलेशन बिटवीन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दोनों के बीच। सेम वही है, स्पेसिफिक हीट की जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। SC greater than SP। सही है। लेटेंट हीट का भी निकालना है क्या रिलेशन? हाँ, लेटेंट हीट का, हाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। स्पेसिफिक हीट की जगह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
LA is equal to twice LB. सही है। देखिए सिंपल सा था। अभी आपने देखा था कि जो dt अपॉन dt स्लोप, ये क्या था? एनर्जी, मास और एस, ये देखा था ना। तो यहाँ पे हीट रेट तो कांस्टेंट था, ई डिवाइडेड बाई ए के लिए लिख रहा हूँ। ए के लिए कितना हो जाएगा? एम एस ई, ठीक है। और बी के लिए डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई मास कितना था दूसरे का? बी एस बी। डी टी अपॉन डी टी, ये तो स्लोप है ना, ठीक है। तो स्लोप देखिए ग्राफ में, ये ए था, ये बी है। ए का स्लोप कितना है? 50 डिवाइडेड बाई 2, ए का स्लोप। तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 2। बी का स्लोप कितना है? 40 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 3। दोनों को क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए, 1 और 2। 1 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, तो रिलेशन आ जाएगा आपका एस ए इज इक्वल टू 16 बाई 15 एस बी। यही आ रहा है ना? क्लियर है? अब देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम लोग बात करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की अगर हम लोग बात करें, तो यही है ना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे सॉलिड से ये 50 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में आ चुका है, तो उसके बाद 50 डिग्री सॉलिड 50 डिग्री सेल्सियस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ए वाले को कितना टाइम लग रहा है? 2 से 5, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको? 3E, इतनी हीट चाहिए। और बी वाले को अगर हम लोग देखें, 3 से 6, ये भी 3 है, इसको कितनी एनर्जी चाहिए? ठीक, लेकिन मास अलग अलग है। मेरे को एनर्जी पता चल गई ना, ए को कितनी चाहिए? ए के लिए बात कर रहे हैं, 3E इज इक्वल टू एम इंटू एल। और बी के लिए 3E एम इंटू एल। तो यहां तो सिंपल रिलेशन आ गया, एम एल ए इज इक्वल टू 2 MLB। क्लियर है? नोट कर लिया? अब ये बताइए, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग में, लेकिन उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखें। क्या आपने मटका देखा होगा, है ना? मटका हम लोग यूज करते हैं, तो मटके में पानी ठंडा रहता है, क्यों? 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 मटके को ढक दीजिए। कैसे आ जाता है? क्या डिफ्यूजन गैस है क्या? उसमें पोर्स होते हैं हाँ, ठीक है। और उसमें वाटर क्यों? सीप थ्रू करके फिर इवापोरेट कर जाता है, जिसकी वजह से क्यों कूलिंग। बाहर हो जाता है? क्यों बाहर आता है? क्यों बाहर आता है?
हाँ, छोटे छोटे पोर से पानी क्यों बाहर आता है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है, फ्लूइड्स में बताऊंगा कैपिलरी एक्शन क्या होता है। वैसे आपने सिंपल सा देखा होगा कि दिया जलाते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिए में जो रुई लेते हैं उसको पहले ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, तो उसके बाद दिए में डिप कर देते हैं। तो जब रुई को जब हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं तो उसमें कई सारे कैपिलरी ट्यूब्स बन जाते हैं, स्मॉल स्मॉल साइज के। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन यही होता है ना, कि वो क्या करता है, लिक्विड उसमें एडेसिव फोर्स के कारण ऊपर मूव करने लग जाता है। ठीक, तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फ्लूइड्स में बताऊंगा। अभी सिंपल क्या है, जो मटका है वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ठीक, होल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। वो होल्स किसकी तरह काम करते हैं, आपके कैपिलरी ट्यूब्स की तरह। तो कैपिलरी ट्यूब्स की तरह काम करते हैं, तो उस पोर्स में से क्या होता है, लिक्विड बाहर आने लग जाता है। इसलिए जब भी आप लोग मटके को छुएंगे, हमेशा गीला गीला लगेगा, बाहर से छू के देखिएगा। ठीक है, तो क्योंकि लिक्विड उसके अंदर पोर्स में से बाहर आ गया। ठीक, अब पोर्स में से लिक्विड बाहर आ गए तो एटमॉस्फेयर में है, जैसे इवेपोरेशन का कल केस बताया था, कि अगर सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं उसको वाइब्रेशन, इसके लिए स्पेस ज्यादा मिलता है। अगर वाइब्रेशन के लिए स्पेस ज्यादा मिल रहा है तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाते हैं। ठीक है, अब मेरे को सिंपल ये पता है कि अगर इवेपोरेट होना है तो मतलब कि वाटर को स्टीम में कन्वर्ट होना है, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट होना है। ठीक है, अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा, है ना। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होगा, इसका मतलब उसको हीट चाहिए। ठीक है, तो वो सराउंडिंग से हीट नहीं लेता। ठीक, सराउंडिंग से वो हीट नहीं ले पाता, लेकिन अंदर वाला जो पानी है वो हीट वहां से विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अंदर वाले पानी से हीट विड्रॉ करता है। जैसे लॉजिकली सोचिए कि 540 कैलोरी पर ग्राम होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसका मतलब जो पोर्स पे जो लिक्विड आया है, अगर उसमें 1 ग्राम पानी भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो कितने एनर्जी निकालेगा, 540 कैलोरी। ठीक है, तो वो अगर 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम वाटर आपका 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना हीट इसने विड्रॉ किया, फ्रॉम इनसाइड मटका। मटके के अंदर से उसने क्या किया, इतना 540 कैलोरी विड्रॉ किया। अगर 1 ग्राम पानी 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है तो। ठीक, हम लोग वाटर पे आते हैं। वाटर का स्पेसिफिक हीट मेरे को पता है, ये होता है ना, 1 ग्राम पर, सॉरी, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर वाटर के 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम करना है तो कितने हीट रिक्वायरमेंट है उसको, 1 कैलोरी। ये 1 ग्राम पानी कन्वर्ट हो गया 1 ग्राम स्टीम से, तो इसने कितना विड्रॉ किया, 540 कैलोरी। इसका मतलब कि कितना पानी आपका 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 540 ग्राम। ये कुदरत का करिश्मा ही है। ठीक है, कि 1 ग्राम पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 540 ग्राम पानी 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। आ रहा है समझ में? इसको लिखे, फिर एक क्वेश्चन देता हूं जो इंजीनियरिंग में पूछा गया था। तो अच्छे से पकड़ पाएंगे।
इस मटके में पानी है m, इसका स्पेसिफिक हीट है s, इसका इनिशियल टेम्परेचर है Ti, इसमें से इवेपोरेट हो रहा है m ग्राम पर सेकेंड। m ग्राम पर सेकेंड पानी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो मेरे से पूछा गया फाइंड टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, कि पानी का टेम्परेचर कैसे चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। जो कॉन्सेप्ट लिखा है एज इट इज यहां पे अप्लाई करना है। वो अब तक आ जाना चाहिए था। देखिए किसी टी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी टाइम टी की कितना पानी इवेपोरेट हो चुका होगा टी टाइम में, टाइम इंटू टी, कितना पानी इवेपोरेट हो चुका होगा ना। हर एक सेकंड एम मास इवेपोरेट हो रहा है, तो टी टाइम में कितना मास इवेपोरेट हो जाएगा, एम इंटू टी। अगर m इंटू टी इतना मास अगर आपका इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब वाटर कन्वर्ट हो रहा है आपका स्टीम में, तो कितना हीट विड्रॉ किया होगा, मास इंटू एल, ठीक। ये जो हीट है ये क्या कर रहा है, पानी के टेम्परेचर को डाउन कर रहा है, ठीक है। तो पानी के टेम्परेचर को डाउन कर रहा है एम एस डेल्टा टी, टी आई माइनस टी, खत्म। आगे सुनिए, एक ही लाइन था, हो गया, आ जाएगा ना टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
मेरे से बोला 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सब कुछ निकाल सकता हूँ। चलिए अब जनरल प्रॉब्लम देखते हैं थोड़े, जो अलग टाइप की मेंस में पूछे गए। जनरल प्रॉब्लम्स। मैंने कहा कि 10 केजी पानी है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग क्या यूज करते हैं सर्दियों में? इमर्जन रॉड यूज करते हैं ना। मैंने कहा इमर्जन रॉड आपने यूज किया। मेरे को इमर्जन रॉड की पावर पता है, 1 किलोवाट। इमर्जन रॉड की पावर लिखी होती है कि कितने वोल्टेज का है आपका। तो मैंने कहा कि जो इमर्जन रॉड है उसकी पावर है आपकी 1 किलोवाट, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि जो एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस इज 20%। तो आपसे पूछा गया फाइनल टेम्परेचर मेरे को कितना करना है, 40 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम। 10 केजी पानी को 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक लेकर आने में कितना टाइम लगेगा इस इमर्जन रॉड को, जहां पे एनर्जी लॉसेस हैं 20%। प्योर मैथमेटिक्स। टू 40 सेकेंड हो सकता है, रैंडम डेटा। देखिए सिंपल हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, ठीक है। तो मैंने कहा कि कितनी हीट मिली, Q इज इक्वल टू P इंटू टी। मेरे को इतनी हीट मिली, लेकिन एक्चुअल में कितनी हीट पानी को मिल रही है? 80%। पानी को तो 80% ही मिल रहा है ना, क्योंकि 20% तो आपका लॉस में चला जा रहा है। तो कितना हीट आपने दिया, आपने कितना हीट दिया, P इंटू टी इंटू 80%, इतना हीट आपने दिया, ठीक। ये हीट क्या कर रहा है, एम एस डेल्टा टी। ये तो इसके टेम्परेचर को राइज करने में काम आ रहा है। तो यहाँ से बस डायरेक्ट आ जाएगा, T इज इक्वल टू एम की वैल्यू आपको 10 केजी, ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, आप पे डिपेंड करेगा एस की वैल्यू क्या ले रहे हैं। 10 केजी, एस ऑफ वाटर, डेल्टा टी कितना है 30 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू पावर। वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ तो इसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे ना, पावर को वॉट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगा ना। यहाँ पे पावर वॉट में दिया हुआ है, इसका मतलब जो एनर्जी निकल रही है वो किस में निकल रही है, जूल में। तो यहाँ पे जो एस ऑफ वाटर लेंगे वो भी किस में लेंगे, जूल में। एस ऑफ वाटर जूल में कितना हो जाएगा, 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? एस की वैल्यू लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कुछ और पुट कर देंगे।
तो इमर्जन रॉड से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं, गीजर। अब गीजर है मेरे पास। देखिए क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए। मैंने कहा कि गीजर है, इसमें वाटर टैप बना रहता है, यहीं से निकलता है ना पानी, आउटलेट होता है गीजर का। ठीक, तो यहाँ पे मैंने कहा कि गीजर है जिसकी कैपेसिटी 10 kg पानी की है। दस केजी इसकी कैपेसिटी है पानी की। अभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मैंने मान लिया अभी 10 डिग्री सेल्सियस है। अब मेरी रिक्वायरमेंट की क्या है, क्वेश्चन कैसे आते हैं में से गीजर में क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द पावर रेटिंग ऑफ गीजर, कंडीशन दी रहती है। ठीक, मेरे को दिया है कि इसकी कैपेसिटी 10 केजी की है, इसका जो आउटलेट वाला पाइप है इसका रेडियस मैंने कहा 1 सेंटीमीटर है, आउटलेट पाइप का रेडियस, और यहां से जो पानी आना चाहिए वो कितनी स्पीड से आना चाहिए, मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड से आना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, नहाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि बूंद बूंद पानी करके, रफ्तार में चाहिए काम। ठीक, तो मैंने कहा ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग हमेशा जाते हैं दुकान पे, फिर उससे बोलते हैं कि हाँ भैया मेरे को ये गीजर दे दो, इतनी पावर रेटिंग का चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें नहीं देखते हैं, सिर्फ दो चीजें देखते हैं, अच्छा कौन सी कंपनी है, ठीक, और दूसरा देखते हैं कितने पैसे का है, बस। मेरे को इससे मतलब ही नहीं होता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। और दुकान वाले ही पूछता है अच्छा आपके घर में कितने मेंबर है, बोलता है दो, अरे ये 5 केजी वाले ले लो का हो जाएगा काम। ठीक है, केजी से थोड़ी ना कोई फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो देखना है अगर मैं यहाँ पे 3 केजी का भी गीजर ले लूँ ना, 10 फैमिली मेंबर में आराम से काम आ जाए, एक बार में तो एक ही आदमी नहाएगा ना, 10 आदमी तो नहाएंगे, गीजर तो एक ही बाथरूम में लगेगा। वो फालतू के सवाल करता है कि कितने मेंबर है, कि एक है, दो है, 10 है, ये 100 है। ठीक है, तो दुकान वाले को तो वो भी नहीं, क्योंकि उसको सामान बेचना है, वो इसी हिसाब से सामान बेचता है, और आप लोग भी इसी हिसाब से सामान खरीदते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि 2 आदमी है तो 3 केजी का काम हो जाएगा, अगर 10 आदमी कम से कम 100 केजी का गीजर चाहिए होगा। ठीक है, उसमें उससे कम में काम नहीं बनेगा। चलिए देखिए, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं इसके नीचे बकेट लगाऊं तो मेरा 10 सेकंड के अंदर पानी भर जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, और यहां से जो पानी निकले गर्म पानी निकले। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या अपनी रिक्वायरमेंट देखूंगा, तो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आना चाहिए और इसका रेडियस मेरे को दिया हुआ है, इसका मतलब मेरे को ये पता है ना, मैं तो आइडियल स्ट्रीमलाइन फ्लो मानूंगा ना, तो मैं मानूंगा कि ये कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल वाटर बन रहा है। मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ क्या, ठीक है, मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, मेरे को इसका एरिया पता था पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट पता थी 10 मीटर। एक सेकंड में तो इतना ही चाहिए ना मेरे को वॉल्यूम। ठीक, तो एक सेकंड में मैंने वॉल्यूम निकाला, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एक सेकंड में क्या गया, इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 10 मीटर, कि हर एक सेकंड में इतना पानी भर जाना चाहिए बकेट का। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे को स्पीड ना भी पता हो तो मैं बकेट के हिसाब से अपना अंदाजा लगाऊंगा कि अगर मेरे 10 लीटर या 20 लीटर का बकेट है तो कितनी देर में भरना चाहिए। और वहां पे बैठ के मैं मेजर तो करता नहीं इनलेट आउटलेट पाइप को कि इसका रेडियस कितना है, क्या क्या करूं। मैं अपने बकेट से अंदाजा लगा लेता हूँ कि 20 लीटर का बकेट बकेट है, तो मैं बोलूंगा कि 2 मिनट में भर जाना चाहिए। 2 मिनट में भर जाना है तो पर सेकंड कितना वॉल्यूम निकलना चाहिए, वो मैंने निकाल लिया, पर सेकंड वॉल्यूम कितना आना चाहिए पानी। ठीक, अब पर सेकंड पानी आपको पता है वॉल्यूम, तो क्या मैं मास निकाल सकता हूं, मास पर सेकंड कितना आना चाहिए, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम।
डेंसिटी भी पता है वाटर का, और आपने पर सेकंड वॉल्यूम भी निकाल लिया, तो मेरे को मास पर सेकंड पता चल गया। मतलब कि 1 सेकंड में इतना पानी जो निकला वो आपका गर्म होना चाहिए। पहली बात, ठंडा ना निकल जाए कि भरा और ठंडा पानी गिर गया। ठीक है, इसका मतलब हर 1 सेकंड में जो गीजर है इतने मास को गर्म कर देना चाहिए, लॉजिकली सोचे तो। ठीक, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे को टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर कितना चाहिए, 40 डिग्री सेल्सियस। मेरे को 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी बाहर चाहिए। ठीक है, तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है एम एस डेल्टा टी। मैं तो पहले ये निकालूंगा ना कि इतने मास को इतने टेम्परेचर चेंज करने में कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। तो ये कितना आ जाएगा, मास आप लोग निकाल चुके हैं, रो इंटू वी। एस ऑफ वाटर आपको पता है, डेल्टा टी आपने कहा 30 है। तो ये जो एनर्जी निकली, ये कौन सी एनर्जी निकली, जूल पर सेकेंड। पर सेकेंड इतनी एनर्जी निकल रही है, मतलब कितनी एनर्जी मेरे को चाहिए इतने मास को गर्म करने में। तो जूल पर सेकेंड ही क्या होता है, पावर। खत्म। नहीं आया, नहीं घुसा, आ गया। नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, फालतू फालतू न्यूमेरिकल दसों बन सकते हैं। अब कभी भी भविष्य में गीजर ले तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपका काम सस्ते में निपट जाए, दुकान वाला 10,000 का गीजर बेच दे आप लोगों को, और 3,000 में काम हो जाए मेरा। हो गया। अब देखिए, इससे पता बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जनरल प्रॉब्लम बता रहा हूँ, फंडा एक ही लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि एक वुडन ब्लॉक है। ठीक है, एक आपका बुलेट आया, बुलेट की स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, इसका मास आपका ½ kg है। ठीक है, ½ kg वाला बुलेट आया 100 मीटर पर सेकेंड, इसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट किया तो इसने क्या कहा, क्वेश्चन में लिखा कि 20% काइनेटिक एनर्जी लॉस gets converted into heat। तो एनर्जी लॉस निकाल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ होगा, एनएलएम में यही करते आ रहे थे हम लोग। ठीक है, कोलिजन में भी किया था। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस का 20%, ठीक है, उसका 20% किसके इक्वल है, एम एस डेल्टा टी। तो इसका टेम्परेचर राइज कितना हुआ होगा ब्लॉक का पता चल जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, हीट को ऐड करके मैकेनिक्स के साथ। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी टाइप के, टाइप्स को बस याद रखिए और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। मैंने कहा एक ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, रिलीज कर दिया, इसको मैंने यहाँ से रिलीज किया, रिलीज किया, और मैंने कहा कि जब नीचे पहुंचा तो ये यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया, रुक गया, फ्रिक्शन है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये काम किया होगा ना, ऊपर से रिलीज किया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकता हूं मैं यहाँ पे। ठीक, फ्रिक्शन ने इतना काम किया, और मेरे से कहा कि जो भी फ्रिक्शन ने काम किया उसका 20% किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में। तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर कितना राइज हुआ होगा, हम लोग करते हैं ना, रफ करते हैं सर्दियों में, तो गर्म हो जाता है हाथ।
ठीक है। तो मतलब कि फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट में कन्वर्जन होता है। तो मैंने कहा कि जो भी वर्क डन किया फ्रिक्शन ने, उसका 20% किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। और हीट इज इक्वल टू, तो डेल्टा टी आ जाएगा कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ होगा बॉडी का। क्लियर है? ठीक। तो ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया, ये पहला टाइप था। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। मैंने कहा कि एक बॉडी है जिसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, उसका स्पेसिफिक हीट क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक, एक बॉडी है आपके पास। अभी तक हम लोग जो भी बॉडी के क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे स्पेसिफिक हीट क्या था, कांस्टेंट था। वाटर का 1 था, स्टीम का 1/2 था, ये सब कांस्टेंट वैल्यू थी। लेकिन मैंने कहा कि इस बॉडी का स्पेसिफिक हीट ये क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट आपका टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और ये रिलेशन भी दे दिया आपको, S इज इक्वल टू AT² प्लस BT³। ये कह रही है कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी है ये क्या है, AT² प्लस BT³। तो आपसे पूछा गया फाइंड heat required, find heat required to change the temperature from 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Find heat required to change the temperature from 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के करेंगे तो तुरंत एक लाइन का सोल्यूशन है। अगर गलत हुआ तो मार खाने के लिए तैयार हो जाएगी, लिटरली पिटाई कर दूंगा अगर सिंपल से क्वेश्चन में गलती की तो।
हुआ किसी का? सर इंटीग्रेशन करेंगे क्या? हाँ? आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब भी कोई फंक्शन किसी के रेस्पेक्ट में दिया हो तो इंटीग्रेशन होना ही होना है, ठीक है। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग हमेशा स्मॉल क्वांटिटी का इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। तो मैंने कहा कि किसी टी टाइम पे टेम्परेचर टी था, किसी भी टी टाइम पे टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर टी प्लस डी टी हो गया, टी प्लस डी टी टाइम में। थोड़ा सा टाइम बढ़ा और इस बॉडी का टेम्परेचर डी टी अमाउंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि T से T प्लस डी टी टेम्परेचर इंक्रीज करने में कितना हीट दिया आपने, डी क्यू, स्मॉल हीट, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एस डी टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस की वैल्यू कितनी है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब इंटू डी टी इंटीग्रेट टेम्परेचर कहां से कहां तक, 10 से लेके 50, खत्म। आने दीजिए, आपको उससे क्या है, ऑप्शन जरूर मिलेगा। क्लियर यहां तक? नोट कर लिया था? अब हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो अगर मैं कंडक्शन के बारे में बात करूं, आपने कहा एक रॉड है और इसको आपने फ्लेम के ऊपर रख दिया, ये फ्लेम, कुछ देर के बाद अगर आपने इसको पकड़ा हुआ है, इस रॉड को, मान लीजिए आयरन रॉड है, ठीक है, अगर इस रॉड को अगर आपने दूसरे एंड से पकड़ा हुआ है तो आपको गर्म लगने लग जाता है कुछ देर के बाद, है ना, ऐसा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मैंने कहा कि मैंने इस वाले पॉइंट पे आपने हीट दिया, हीट दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी धीरे धीरे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसकी वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अगर इसकी वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये अगल बगल वाले जितने भी पार्टिकल्स है सबको डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा होगी ना। पहले वाले पार्टिकल्स को आपने हीट दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। वाइब्रेशन एनर्जी इंक्रीज हुई तो ये वाला पार्टिकल अगर ज्यादा तेज से अगर वाइब्रेट करेगा तो इसके बगल वाले पार्टिकल को भी डिस्टर्बेंस आएगा, तो ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा, तो ये पूरा का पूरा वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा। तो यहाँ वाले पार्टिकल्स भी आपके वाइब्रेट करने लगे, यहाँ वाले पार्टिकल्स के पास भी वाइब्रेशन एनर्जी आ गई, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक आपका हीट ट्रांसफर हुआ। ये हीट कैसे ट्रांसफर हुआ, वाइब्रेशन मतलब कि डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं, क्या ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स थे अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुए? नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसने बोला मैंने हीट दिया तो बोला अच्छा ठीक है तुम दो, मैं उसके हाथ तक पहुंचा के आता हूँ, ऐसा नहीं करता ना, वो सिर्फ अपने को मेन पोजीशन पे डिस्टर्ब होता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है, हाँ है। अगर पार्टिकल्स होता ही नहीं तो वाइब्रेट कौन करता, ठीक। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड। दूसरा, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से हिलते हैं क्या, ठीक है, पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से नहीं हिलते हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ
particles is 0। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। क्लियर है? कन्वेक्शन, जैसे अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्दियों में हम लोग ब्लोअर यूज करते हैं, तो जो ब्लोअर्स है वो क्या है? कन्वेक्शन है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए यहां पे आपने आग लगाई, आग लगाने के कारण क्या हुआ? आसपास के जितने भी एयर पार्टिकल्स थे ये क्या हो गए? बॉम्ब हो गए, है ना? और आपने क्या किया? ये यहां पे एक ब्लोअर लगा दिया। ब्लोअर ये करता है ना, जब हम लोग कार में बैठते हैं ब्लोअर ऑन करते हैं तो गर्म हवा लगती है, ठीक है? तो वो क्या करता है? वहां पे आग नहीं लगाते, वहां पे हीटर होता है, ठीक है? जो इसके अंदर वाले एयर को क्या कर देता है? गर्म कर देता है, ठीक है? और फैन ऑन करते हैं तो वो गर्म एयर मेरे फेस पे आता है या मेरे पूरे गाड़ी में फैल जाता है, ठीक? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जिसको आपने ब्लोअर लगाया तो एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं ना इधर, हवा के कारण इधर मूव करेंगे ना। तो अगर ये हवा के कारण मूव कर रहे हैं तो पहला मेरा पॉइंट, क्या मीडियम की रिक्वायरमेंट है ना? एयर पार्टिकल से मूव कर रहे हैं, अगर मीडियम नहीं होता तो एयर नहीं होता, तो इसका मतलब मीडियम इज रिक्वायर्ड। दूसरा, पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है क्या? नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे पार्टिकल्स ही एनर्जी को कैरी करते हैं कौन से दूसरे पॉइंट तक, हीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है? अब थर्ड है आपका रेडिएशन। रेडिएशन, ईएम वेव्स नाम सुना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट सुना है। तो लाइट क्या है? अगर मैं सिंपल से बात करूं, जो सन रेज है वो कैसी हैं आपकी? ईएम वेव्स, ठीक है? लाइट आपकी सन से अर्थ तक पहुंच रही है, बीच में मीडियम होता है क्या यूनिवर्स में? नहीं, ठीक है? बीच में कई जगह आपका मीडियम नहीं है, लेकिन तब भी लाइट आ रही है ना। लाइट का मतलब क्या है? जब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी पैकेट से, फोटॉन से मिलकर बनते हैं, ठीक है? मतलब कि एनर्जी को कैरी कर रही है, ठीक? तो इसका मतलब एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है? नहीं। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स है ही नहीं तो पार्टिकल किस बात का, ठीक है? नो मीडियम रिक्वायर्ड। क्लियर है? अब छोटे छोटे एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई बॉडी है, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉडी है, ठीक है? बीच में एयर है, तो यहां से यहाँ हीट जाएगी ना, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो कौन कौन से ट्रांसफर होगा? रेडिएशन एंड रेडिएशन होगा कि नहीं? नहीं होगा, पिटाई कर दूंगा ना। इस रूम में क्या लाइट नहीं आ रही है? एयर नहीं है? तो अरे, मीडियम की रिक्वायरमेंट मीडियम हो तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है उसको? इसको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मीडियम है तो बोलेगा नहीं भैया मैं नहीं जाऊंगा। लाइट ऐसा करता है क्या? वो तो मूव करता ही है, वो तो नेसेसरी कंडीशन है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी रेडिएशन और कन्वेक्शन दोनों के कारण होगी।
वैक्यूम में सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर किसके कारण होगा? ओनली रेडिएशन। ये एक रॉड लगा दिया आपने, यहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफर होगा? कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन, तीनों के कारण। तो कन्वेक्शन कैसे? एयर भी तो है। अगर रॉड लगा तो वैक्यूम होता तो कैसे हीट ट्रांसफर होता? रेडिएशन एंड कंडक्शन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन पे जितने क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन पे। नहीं है, कन्वेक्शन आपके 11th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मतलब कि फिजिक्स में नहीं, 11th 12th में। रेडिएशन वाला पार्ट है जहाँ पे हम लोग स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये सब चीजें पढ़ते हैं। ठीक, तो कल वाला पोर्शन है आपका कंडक्शन। कल कंडक्शन को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। थोड़ा टाइम बचेगा तो हम लोग रेडिएशन को टच कर देंगे। ठीक है, और परसों हम लोग को रेडिएशन को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे बड़ा पार्ट यही है, थर्मल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आपका थर्मोडायनामिक्स एक लेक्चर। ठीक है, और केटीजी मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से फ्राइडे खींची जाएगी। ठीक, कोशिश कर रहा हूँ। अब बहुत ज्यादा तेजी में लिख लो और पता चलो समझ ही में ना आए, 2 घंटे की जगह 3 घंटे क्लास कर दो, उसको रिवाइज ही ना कर पाए। तो सब चीजों को ध्यान में रखना है कि जितना आप लोग पढ़ सकते हैं और जितना मैं आगे जितनी स्पीड में निकाल सकता हूँ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन करना मेरा टारगेट नहीं है, उतना कंप्लीट करना जितना आपको समझ में आ जाए। लेकिन ये टारगेट है कि 10 से 15 फरवरी तक मैं सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ये अभी मैंने सोच के रखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो 20 फरवरी तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, लेकिन 10 फरवरी मेरा टारगेट है सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि अगले 10 दिन हम लोग सिर्फ रिवाइज कर पाए अच्छे से। ठीक है, चलिए इसको पढ़िए, फिर कल हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कंडक्शन को। ठीक, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।